हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 गणित अभ्यास एक वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। संख्याएं ऐसी गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। संख्या के प्रकार। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम इस अभ्यास में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या या इसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। दूसरे टाइप की हमारी जो संख्या होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन हम कक्षा 11, कक्षा 12 तथा अन्य उच्च कक्षाओं में करते हैं। काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी भाषा में इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं हमारी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहली वास्तविक संख्या हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हमारी पहली वास्तविक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी संख्या हमारी होती है परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तीसरी हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं और चौथी हमारी संख्याएं होती हैं पूर्णांक, या इन्हें हम इंटीजर भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक प्रमेय दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय का आशय है कि कोई भी हम भाज्य संख्या लेंगे तो उसका एक और खुद के अतिरिक्त एक दूसरे अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए हम 70 ले लेते हैं। 70 एक हमारी भाज्य संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और 7 होंगे। ठीक है। और इसके आगे लिखा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब हुआ कि हम इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। 70 को हम 5 × 7 × 2 लिखेंगे तब भी 70 मिलेगा, या हम लिखें 2 × 7 × 5 तब भी हमें 70 मिलेगा। क्रम यहाँ पे मायने नहीं रखता है। ठीक है, इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को पढ़ते हैं और एक एक करके उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या हमारी 140 दी गई है। ठीक है। 140 सबसे पहले जिससे विभाजित होगी 2 से होगी, क्योंकि 140 हमारी सम संख्या है। जब 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। 70 भी हमारी सम संख्या, अभी भी 2 से डिवाइड होगी। जब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें 35 मिल जाएगा। 35 दूना 70 होता है। अब ये हमारी न 3 से डिवाइड होगी न 4 से डिवाइड होगी, ये 5 से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा 5 सत्ते 35 आ जाएगा। 7 एक हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको 7 से ही विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हमारा 1 आ गया। जब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तब हमारा मिलेगा 140 = 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा हम देखेंगे 156। 156 भी हमारी सम संख्या है, ये 2 से विभाजित होगी। जब 156 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 78। 78 भी हमारी सम संख्या ही दिख रही है, क्योंकि लास्ट वाला अंक हमारा 8 है जो 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जब 78 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 6, 1 बचा इसमें, 2 9 18, 39। अब ये 2 से विभाजित ना होकर 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 39 को जब 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 13 मिलता है। 13 एक खुद में अभाज्य संख्या है, इसलिए जब 13 को 13 से विभाजित किया जाएगा तो 1 मिल जाएगा। 156 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 13, ये हमारा दूसरे वाले का आंसर आ गया। तीसरा वाला हमारा है 3825, 3825।
क्योंकि ये सम संख्या नहीं है 3825, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। हम 3 से चेक करेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3825 के अंकों को जब योग किया जाएगा तो वो 3 से विभाजित हो रहे हैं, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जब 3825 को 3 से विभाजित किया जाएगा तो 3 एकम 3, 8 में पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूना 6, क्योंकि 3 3 9 ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार गया, हासिल 2 बचा। अब ये हमारा 21 बन गया, 3 7 21 और 3 5 15, 1275 आ गया। 1275 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 1275 के अंकों को जब जोड़ा जाएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा। जब 1275 को 3 से विभाजित करेंगे तो हमें 425 मिल जाएगा। 425 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि जब भी संख्याओं के अंत में 5 या 0 होता है तो ऐसी संख्या 5 से विभाजित हो जाती हैं। जब 425 को 5 से विभाजित किया जाएगा तो 85 आ जाएगा। 85 भी हमारी 5 से विभाजित होगी, इसके भी लास्ट में 5 है। 85 को जब 5 से भाग देंगे तो हमें 17 मिलेगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। 3825 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3825 इज इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये हमारा आंसर होगा तीसरे वाले का। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। हम लोग देखते हैं 5005 के बारे में। तो देखिए 5005 हमारे एक विषम संख्या है, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगी। फिर हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि इनके अंकों का योग हमारा 10 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से होगी नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो 4 से भी नहीं होगी। अब हम 5 से चेक करते हैं, तो लास्ट में 5 है, इसलिए हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। जब हम 5005 को 5 से विभाजित करेंगे तो हमें 1001 मिल जाएगा। अब ये संख्या हमारी ना 2 से विभाजित होगी, न 3 से विभाजित होगी, न 4 से, न 5 से। अब हम देखते हैं 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 7 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 7 एकम 7, हासिल बचा 3, हमारा 7 चौक 28, हासिल बचा 2, 7 त्रिक 21, 143 आ गया। ठीक है। 8 से 143 नहीं विभाजित होगा, 9 से भी नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हुआ, 10 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं 143 हमारा 11 से विभाजित होगा। ठीक है। 11 से विभाजित करके चेक करते हैं। तो 11 से जब विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 तेईं 33, 13 आ गया। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारा 5005 का गुणनखंड हुआ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। लास्ट का सवाल है 7429। इसका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है। तो पहले 7429 को लिख लेते हैं। चूँकि ये एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित होने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित करने के लिए हम इनके अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 हमारी 3 से नहीं डिवाइड होती, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। 4 से नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड हो रही है। 5 से चेक करते हैं तो 5 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, और जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 होता है वही केवल हमारी विभाजित होती हैं 5 से, अन्यथा नहीं। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 7429 हमारा 7 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है। 8 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 से ही विभाजित नहीं हो रहा है। 9 से भी विभाजित नहीं होगा, 10 से नहीं विभाजित होगा। 11 से चेक करते हैं तो 11 से 11 छक्का 66 बचा 8, 11 7 77, 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। 11 के बाद 13 से चेक करेंगे, ऐसे चेक करते हैं हम। जब 17 से चेक करेंगे तो 17 से हमारी संख्या विभाजित हो जाती है। 7429 को जब हम 17 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है 437। ठीक है। आप लोग अपनी रफ कॉपी में विभाजित करके चेक कर लेना। अब 437 को देखते हैं किससे विभाजित होगी, क्योंकि 17 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे विभाजित नहीं हुई है, तो 17 से बड़ी अभाज्य संख्या लेते हैं। 19 से चेक करते हैं तो 19 से जब चेक करेंगे तो विभाजित हो जाएगा और 23 मिल जाएगा।
23 हमारी एक अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। जब 23 से 23 को विभाजित करेंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा। 74 29 का गुणनखंड हमारा आ गया 17 × 19 × 23। यही आंसर है। अब हम प्रश्न 2 को पढ़ते हैं और एक एक करके हल करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। पहला हमारा है 26 और 51। तो पहले 26 और 51 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 को जब निकालेंगे तो 26 का गुणनखंड हम करेंगे तो 26 सम संख्या है, 2 से विभाजित होगी, 13 आएगा। 13 हमारा अभाज्य संख्या है तो 2 × 13 के रूप में आ गया। दूसरा हमारा 91 है। 91 हमारी 7 से विभाजित होगी। 7 से जब 91 को विभाजित करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 हमारी अभाज्य संख्या है जो 13 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जब भी हम गुणनखंड करते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का तो उनमें जो कॉमन होता है उनका गुणनखंड। हम यहाँ 26 और 91 में देखते हैं जब इनका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो केवल एक संख्या 13 हमें मिलती है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन गुणनखंड है। इसलिए एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को पता है जो कॉमन रहता है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं होता है उसे लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि इन दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा 2 × 7 × 13 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 का जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14 × 42, 14 × 14, 14 + 4 18। तो हमारा 182 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो जब हम 26 और 91 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 26 का 6 हासिल आया हमारा 2। 26 9 हमारा आ जाएगा। 26 9 होता है 234 और जब हासिल हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 236 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 23 66 इसका आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 23 66 आएगा। तो हमारा एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 6 हासिल आया 10, 13 1 13 10 23। हम देख रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ गया। अब हम सवाल दूसरा देखते हैं 510 और 92 का। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 हमारी सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जब 510 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, हमारा 255 आ गया। अब ये हमारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 5 से जब विभाजित करेंगे तो 50 25, 5 × 5। अब ये हमारी देखते हैं किससे भी, अभी ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो सकती है तो 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 से जब 51 को विभाजित करेंगे तो हमारा आ गया 17, 17 × 51 तो हम लिख लेंगे 17। 17 हमारी अभाज्य संख्या है जो 17 से ही विभाजित होगी 1। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92 भी हमारी सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से ही विभाजित करते हैं। जब 2 से 92 को विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12, हमारा 46 आ गया 46। अभी भी हमारी ये संख्या सम संख्या ही है तो 2 से जब फिर विभाजित करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। 23 दूना 46। 23 एक अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी से नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। पिछली बार की तरह इस तरह भी देखेंगे। दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों में कॉमन क्या आया है यहाँ देखेंगे। 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आया है, इसलिए एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद बाकी का जो बचा है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 2 कॉमन एक बार आया है तो 2 कॉमन ले लिए, उसके बाद फिर 1 2 बचा है उसको भी लिख लेंगे। फिर देखते हैं 3, उसके बाद की संख्या 3 लिख लेंगे। फिर 5
एक बार आया है दोनों जगह तो एक बार ही लिख लेंगे। और फिर गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इनको आपस में गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 2 दूना 4, 23 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब हम 60 को पहले 17 से गुणा करते हैं तो 17 शून्य 17 और 17 छक्का 102। हमारा आ गया 10 20 1020। जब हम 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लिख लेंगे 1020 गुणे 23। जब हम 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 शून्य 0, 23 दूनी 46 के 6 हासिल आया 4, 4 आ गया 23 के 23। हमारा आंसर आ गया 23 4 60। ठीक है ना। अब हम इसको जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करेंगे तो सबसे पहले संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 510 गुणे 92। अब 92 शून्य शून्य हो गया, 92 कम 92 का 2। ठीक है, हासिल आया 9। यही तो करिए सभी लोग। फिर 92 पंचे हमारा हो गया 460 और 9 जोड़ दिए तो 469 हो गया। ठीक है, 469 20 आ गया। अब हम जब LCM गुणे HCF करेंगे तो हमारा LCM 23 46 जीरो है, गुणे 2 कर दिए LCM हमारा 46 920 आ गया। देख रहे हैं संख्याओं का गुणा और LCM HCF का गुणा बराबर आ गया। तीसरा हमारा है इसी तरह 336 और 54। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ओके, अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है 12 15 और 21। पहले अलग अलग इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 12 हमारी सम संख्या है, 2 से विभाजित होगी 6 आएगा। 6 भी सम संख्या है, 2 से विभाजित होगी 3 आ जाएगा। और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 से विभाजित होकर 1 आ जाएगी। फिर 15 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 पहले 3 से विभाजित होगी तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से विभाजित होगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी है 21। 21 हमारी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, 3 से विभाजित होगी। जब 3 से विभाजित करेंगे तो हमारी 7 आ जाएगा। फिर हम 7 अभाज्य संख्या है, 7 से ही विभाजित होगा और 1 आ जाएगा। इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम जब ये CF निकालते हैं तो देखते हैं कि 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या कॉमन आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं 3 हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, इसलिए हमारा HCF 3 हो गया। LCM जब निकालेंगे तो जो कॉमन है उसे एक बार, बाकी सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 2 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो हमारा आंसर इनको आपस में गुणा करने पे 2 दूना 4 3 12 5 60 गुणे 7 और 60 का 7 से गुणा करेंगे तो 420 आ गया। दूसरा हम देखते हैं 17 23 और 29, क्योंकि 17 हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी से नहीं कटती। ठीक है, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी अपने सिवा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। हम देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी इनका कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यह CF इसका 1 होगा। LCM निकालेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे। 17 को 23 से गुणा करेंगे तो 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 39। तो हमारा आ गया 391 गुणे 29। और जब हम 391 और 29 को आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 29 एकम 29 का 9 हासिल आया 2, 29 9 ये 261 2 63 हासिल आया 26, 29 23 29 87 और जब 26 जोड़ेंगे तो 113 आ गया। हमारा आंसर कुल मिला के आ गया 11 3 39। ठीक है, तीसरा वाला आप लोग घर पे बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा। हम अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 1 है 306 और 657 का HCF 9 दिया है, LCM हमें इन संख्याओं का ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं
संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ हमें संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, तो 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ 9 दिया गया है। हम एलसीएम जब निकालेंगे तो 306 गुणे 657 बटा 9, उधर गुणे में था 9, इधर आया भाग में चला गया। जब 9 से 306 को काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 9 27 और 3 9 चौके 36। ठीक है, हमारा 34 आ गया। एलसीएम हमें मिल गया 34 गुणा 657। अब हम जब 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, गुणा कर लो भाई सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में। गुणा करने के बाद हमें जो मिलेगा हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम भी गुणा कर लेते हैं किनारे। हमें मिल जाएगा 22 33 8, 22,338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल करते हैं। हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो हमें 2 की पावर n गुणे 5 के रूप का मिले। लेकिन 6 अगर n हम 1 लेंगे तो 6 गुणे बराबर होगा 2 गुणे 3 के रूप का मिलेगा, आएगा, या 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना होता है। यहाँ संख्याएं 12 और 18 दी गई हैं, तो 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम 2 से विभाजित करेंगे 12 को तो 6 आ जाएगा, 18 को करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 6 को 2 से विभाजित करेंगे 3 आएगा, 9 नहीं विभाजित होगा तो ऐसे उतार लेंगे। 3 से जब विभाजित करेंगे 1 और 3 आ जाएगा। लास्ट में हम 3 से विभाजित कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें 36 आएगा। अतः वह दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में बताएगा।